नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसानों का फिर से बड़ा ऐलान। कृषि कानून के खिलाफ 10 मई को क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौत पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका कर दी गई है दाखिल। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जनता के प्राण जाए पर पीएम मोदी की टैक्स वसूली ना जाए। वैक्सीन, जीएसटी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अन्नदाता का ऐलान, कृषि कानूनों के खिलाफ 10 मई को क्रांति दिवस मनाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा की शुक्रवार को हुई बैठक में 10 मई को क्रांति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है। वहीं प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए आंदोलन स्थल पर 24 घंटे भोजन की व्यवस्था करने की घोषणा की है। किसानों की हुई बैठक में कहा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 1857 में 10 मई को हुई थी, इसलिए किसान इसी दिन को क्रांति दिवस के रूप में मनाएंगे। किसानों का कहना है कि इस दौरान ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए क्रांति दिवस मनाने की बात कही गई है। संयुक्त किसान मोर्चा गाजीपुर के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि 10 मई को किसान क्रांति दिवस के दिन मंच पर अमर शहीद मंगल पांडे सहित अन्य शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही किसान आंदोलन को सफल मुकाम तक पहुंचाने के लिए संकल्प दोहराया जाएगा। वहीं आंदोलन में लंगर की व्यवस्था में भी किसानों ने सुधार किया है। जानकारी के मुताबिक प्रवासी मजदूर व गरीबों को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जलपान और सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक भोजन की व्यवस्था रहेगी। इस दौरान किसी भी समय आने वाले जरूरतमंदों को भी भोजन कराया जाएगा। साथ ही आंदोलन स्थल के आसपास कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी जिम्मेदारी स्वयं सेवकों को सौंपी गई है। एम्स से रिटायर्ड डॉक्टर दे रहे कोरोना से बचने के सुझाव। किसानों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एहतियातन दिल्ली फाइट कोविड-19 नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इसमें अनुभवी डॉक्टर किसानों को कोरोना से बचने के सुझाव दे रहे हैं। इन डॉक्टरों में एम्स के पूर्व डायरेक्टर अनिमेश दास व डॉक्टर एसके सिंह शामिल हैं, जो किसानों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहने की जानकारियां दे रहे हैं। वहीं यूपी गेट बॉर्डर पर शुक्रवार को हुई बैठक में डीपी सिंह, बलजिंदर सिंह मान, धर्मपाल सिंह सहित अन्य कई लोग मौजूद। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल। जी हां दोस्तों, देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता की कमी के कारण कोरोना संक्रमितों की हो रही मौतों को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केंद्र सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है। ये याचिका मानवाधिकार कार्यकर्ता विष्णु कुमार गुप्ता द्वारा दाखिल की गई है। दाखिल याचिका में कहा गया है कि देश के जिला अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में न तो ऑक्सीजन प्लांट है और न ही ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था, जबकि इन जगहों पर कम समय व कम खर्चे पर 1 महीने में पीएसए प्लांट लगाए जा सकते हैं। ऐसे एक प्लांट को लगाने में केवल उतनी लागत आती है जितनी रकम कई अस्पताल हर वर्ष अपने लिए ऑक्सीजन खरीदने में खर्च कर देते हैं। हमारे देश में ऑक्सीजन का बफर स्टॉक न होने से ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। यदि सरकार ने आम आदमी के संविधान प्रदत्त जीवन जीने के अधिकार को ध्यान में रखते हुए विगत वर्ष के कोरोना संकट को देखते हुए ऑक्सीजन का बफर स्टॉक एवं उत्पादन आपूर्ति पर ध्यान रखा जाता तो ऐसी भयावह स्थिति पैदा नहीं होती। एडवोकेट गुप्ता का कहना है कि सरकार इस महामारी का आकलन करने में फेल हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर में आने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए सरकार का प्राथमिक दायित्व बन जाता है कि वर्तमान एवं भविष्य की ऑक्सीजन की स्थिति को देखते हुए अविलंब देश के सभी सरकारी जिला अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगवाना सुनिश्चित करे। साथ ही कोरोना द्वारा जल्दी अपनी चपेट में लिए जा रहे हार्ट, कैंसर, हाइपरटेंशन व मधुमेह की बीमारी से ग्रसित बुजुर्गों, युवकों व नवयुवकों की जान बचाना भी सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए इनका प्राथमिकता के आधार पर तत्काल टीकाकरण कराए जाने के लिए भी केंद्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को आदेशित करने की प्रार्थना आयोग से की गई है। हालांकि इसी मामले पर एडवोकेट गुप्ता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी उत्तर प्रदेश की अति चिंताजनक स्थिति सुधारने और पीएसए प्लांट को लेकर पत्र भी भेजा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए, वैक्सीन, जीएसटी पर राहुल गांधी का वार। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया है। शुक्रवार को ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर वैक्सीन की खरीद पर लगने वाले जीएसटी को माफ करने की मांग की थी। अब शनिवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर टैक्स वसूलने पर प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला किया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, जनता के प्राण जाए पर पीएम की टैक्स वसूली ना जाए। इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग जीएसटी का भी इस्तेमाल किया है। सरकार ने विदेशों से आने वाली कोरोना वैक्सीन पर तो जीएसटी हटा दिया है, लेकिन देश के अंदर ही वैक्सीन की खरीद पर अब भी जीएसटी लिया जा रहा है। केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना की वैक्सीन पर 5% जीएसटी लिया जा रहा है।
सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड की एक डोज राज्यों को 300 रुपए और भारत बायोटेक कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए में दे रही है। इसके ऊपर से 5% जीएसटी अलग से लग रहा है। इसके बाद राज्यों को कोविशील्ड की एक डोज 315 रुपए और कोवैक्सीन की एक डोज 420 रुपए में पड़ रही है। इससे राज्यों पर अतिरिक्त खर्चा बढ़ रहा है। इसलिए कई राज्य वैक्सीन पर लगने वाले जीएसटी में छूट की मांग कर रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार को दोनों ही वैक्सीन का एक डोज 150 रुपए में मिल रहा है। भारत में इस वक्त 3 वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिली है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है, और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर बनाया है। तीसरी वैक्सीन है स्पुतनिक वी, जिसे इमरजेंसी यूज की मंजूरी मिल गई है। ये रूसी वैक्सीन है जिसे भारत की डॉक्टर रेड्डी लैब बनाएगी। हालांकि अभी तक स्पुतनिक वी की कीमतें तय नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल के किसानों को मिलेंगे 18,000 हजार रुपए। ममता बनर्जी ने की पीएम मोदी से मांग। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को शुरू हुए करीब 3 साल होने को है। अभी तक इस स्कीम के तहत 2-2 हजार रुपए की 7 किस्त किसानों को मिल चुकी है। वे 8वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जो कभी भी उनके अकाउंट में पहुंच सकती है। लेकिन पश्चिम बंगाल के किसानों को अभी तक इस योजना का लाभ नहीं है। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर किसानों को इस योजना के तहत पैसे देने की मांग की है। साथ ही ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादे को पूरा करते हुए किसानों को 18,000 हजार रुपए देने की बात भी कही है। हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक बड़ा मुद्दा बन गया था। बीजेपी लगातार इस मामले को उठा रही थी और उनका कहना था कि ममता बनर्जी के कारण ही बंगाल के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने चुनाव प्रचार में कहा कि हम किसानों को बकाया 18,000 रुपए देंगे, रिलीज करें किसानों के फंड। ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है, हाल ही में राज्यों के दौरों पर अपने बार बार आश्वासन दिया कि सभी किसानों को 18,000 रुपए का बकाया दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो किसानों और ना ही पश्चिम बंगाल सरकार को कोई फंड प्राप्त हुआ है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप योग्य किसानों का फंड रिलीज करने और 21.79 लाख किसानों का डेटाबेस शेयर करने का निर्देश दें। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की चिट्ठी से माना जा रहा है कि उन्होंने राज्य में अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना को मंजूरी दे दी है। अब वहां के किसानों को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 8वीं किस्त जल्द ही किसानों के खाते में पहुंचेगी। उम्मीद है कि पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना के तहत इस बार पहली किस्त प्राप्त करेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने अपने पत्र में दावा किया है कि मैंने 31 दिसंबर 2020 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री को चिट्ठी लिखकर पश्चिम बंगाल के किसानों को पीएम किसान स्कीम का लाभ देने के लिए कहा था। राज्य सरकार ने इस संबंध में कई बार कृषि विभाग से भी बात की थी। हालांकि मंत्रालय से इस दिशा में अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दुष्यंत चौटाला के आने की जानकारी हुई लीक, विरोध करने पहुंचे किसान। जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का जिंद आने का कार्यक्रम गुप्त रखा गया था। आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। डीसी के अलावा ज्यादातर अधिकारियों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम कोरोना संक्रमण की बीमारी से निपटने के लिए तैयारियों को लेकर अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले थे और उसके बाद वे नागरिक अस्पताल का भी दौरा करने वाले थे। लेकिन डिप्टी सीएम के दौरे की सूचना लीक हो गई। खटखट टोल पर धरने पर बैठे किसानों तक जानकारी चली गई कि डिप्टी सीएम हिसार में है और उसके बाद जिंद आएंगे, जिसके बाद काफी संख्या में धरने से किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर डिप्टी सीएम का विरोध करने जिंद रेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए, जिसके चलते डिप्टी सीएम जिंद नहीं आ सके। पहले उनके हेलीकॉप्टर से जिंद पहुंचने की सूचना थी, लेकिन सुनने में आया कि सड़क के रास्ते डिप्टी सीएम जिंद पहुंचेंगे। शाम तक किसान रेस्ट हाउस के बाहर डिप्टी सीएम के पहुंचने का इंतजार करते रहे। इस दौरान किसानों ने डिप्टी सीएम का पुतला भी फूंका। जब किसानों को विश्वास हो गया कि डिप्टी सीएम का जिंद नहीं आएंगे, तब किसान वहां से उठकर गए। शुक्रवार सुबह से ही गोहाना रोड पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सफीदो एसडीएम मनदीप कुमार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। दोपहर को गोहाना रोड पर जेल के सामने बैरिकेड्स लगाकर और जेसीबी को बीच सड़क पर खड़ा कर रास्ता बंद कर दिया गया। जगह जगह पुलिस नाके लगाए गए थे। शहर में आने से किसानों को रोकने के लिए प्रशासन ने काफी प्रयास किए। जिंद नरवाना रोड पर जगह जगह नाके लगवाकर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन किसान बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के बाहर पहुंच गए। इस दौरान पुलिस कर्मियों और किसानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। डिप्टी सीएम का विरोध करने आ रहे किसानों ने चप्पे चप्पे पर पुलिस खड़ी होने की सूचना पाकर मुख्य मार्ग छोड़कर अपना रूट भी बदला। वे कैरखेड़ी अहिरका गांव होते हुए हाईवे पर चढ़े ही थे कि पुलिस ने एक ट्रक बीच में खड़ा कर रास्ते को बंद कर दिया। यहां से भी किसान निकलने में कामयाब हो गए। हाईवे से होते हुए हैबतपुर की तरफ चले। जगह जगह पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। हैबतपुर गाँव के रास्ते से किसान शहर में प्रवेश करने लगे तो महिला थाना और एकलव्य स्टेडियम के नजदीक पुलिस ने अपनी गाड़ियां आगे खड़ी कर दी। उनको पार करते हुए किसान सेक्टर 11 अर्बन एस्टेट डिफेंस कॉलोनी होते हुए गोहाना रोड पर एसपी कोठी के पास पहुंच गए। यहां भी किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने पूरी तैयारी की थी। पुलिस ने यहां कई वाहन खड़े कर दिए। किसानों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई। प्रदर्शन में महिलाएं भी रही शामिल।
काफी संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल रहीं। महिलाओं ने डिप्टी सीएम के पुतले को ऊपर कुर्ता और नीचे सलवार पहनाकर उसमें आग लगा दी। किसानों ने ऐलान किया कि जब तक डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कार्यक्रम रद्द नहीं होता वे डटे रहेंगे। अधिकारियों की तरफ से डिप्टी सीएम का कार्यक्रम रद्द होने की सूचना मिलने के बाद करीब 4 घंटे चले विरोध प्रदर्शन को किसानों ने समाप्त किया। किसान नेता आजाद पालवा और खेड़ा खाप के प्रधान सतबीर पहलवान ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और उनके किसान नेताओं ने ऐलान किया हुआ है जेजेपी बीजेपी का कोई भी नेता अगर कहीं भी आएगा तो वे उनका विरोध करेंगे। वेब पोर्टल चलाने वाले पत्रकार के साथ मारपीट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच हमले की तैयारी कर रहा चीन, भाजपा सांसद का दावा, बोले अमित शाह ने की अनदेखी। जी हां दोस्तों, भाजपा सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिखाते हुए कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में चीन ने अपनी सेना पीएलए के अतिरिक्त कुमुक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार लद्दाख में भेज दी है ताकि भविष्य में वह हमला कर सके। शुक्रवार को किए गए अपने ट्वीट में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की, हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए था। साथ ही दूसरे ट्वीट में डॉक्टर स्वामी ने कहा कि उन्होंने 2015 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके आवास पर चीन की चालबाजी के बारे में बताया था। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में ही यही बात अमित शाह को भी बताई गई थी, लेकिन सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया। मेरी इन बातों को सुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब ही नहीं दिया था और अमित शाह ने तो यह बात ही खारिज कर दी थी। भाजपा सांसद ने कहा कि अगर उसी वक्त चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो आज यह दिन ना देखने पड़ते। सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के इन दावों पर ना तो सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ भी बातें कही गई है। हालांकि ट्विटर पर काफी लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली। उनके इस ट्वीट पर एक यूजर ने प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी चीन के विशेषज्ञ हैं, इसलिए उनकी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। वैसे सुब्रमण्यम स्वामी इन दिनों लगभग रोज ही ट्विटर पर कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जो सरकार को या भाजपा के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली होती हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के रथ पर अपराधी सवार हो गए हैं जो कि हिंदुओं के शत्रुओं को फायदा पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक दिन कोविड से लड़ने में सरकारी क्षमता की बात कही और प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कोविड से लड़ने का काम वे नितिन गडकरी को सौंप दे, क्योंकि यह काम प्रधानमंत्री कार्यालय के बस का नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक और राज्य में लागू हुआ 14 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कोरोना वायरस संक्रमण और मौत के मामलों में भारी वृद्धि के मद्देनजर राज्य में 10 से 24 मई के बीच पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की। येदियुरप्पा ने कहा कि जिस तरह से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू इसे रोकने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए 10 मई की सुबह 6 बजे से 24 मई की सुबह 6 बजे तक पूर्ण तालाबंदी की जाएगी। सभी होटल, पब और बार बंद रहेंगे। भोजनालय, मांस की दुकानें और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुलेंगी। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि लॉकडाउन में 10 बजे के बाद एक भी व्यक्ति को बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मैंने पुलिस अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा, हमने मृतकों और कोरोना की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया है। उन्होंने श्रमिकों से अपील करते हुए कहा कि वे कहीं न जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह लॉकडाउन का एक अस्थायी निर्णय है, मैं प्रवासी मजदूरों से नहीं जाने का अनुरोध करता हूं। वहीं कर्नाटक सरकार ने निजी अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं में सिटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे के शुल्क की अधिकतम सीमा क्रमशः 1500 रुपए और 250 रुपए तय करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री सुधाकर के ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए सिटी स्कैन और एक्सरे लगातार आवश्यक होते जा रहे हैं। सुधाकर ने कहा, हमें शिकायतें मिली है कि कुछ अस्पताल एवं लैब बहुत ज्यादा कीमतें वसूल कर लोगों का शोषण कर रहे हैं। साथ ही कहा कि सरकार का निर्णय इस पर रोक लगाने के लिए ही है। मंत्री ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों और ज्यादा कीमतें वसूलने वाले अस्पतालों एवं लैब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पताल मुफ्त में सिटी स्कैन और एक्सरे की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने लोगों से यहां सेवाओं का लाभ लेने की अपील की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में दिल्ली बॉर्डर की तरफ रवाना हुए किसान। जी हां दोस्तों, 3 कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर किसान 5 महीने से ज्यादा से समय से धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं किसानों द्वारा गेहूं कटाई के बाद सिंघू बॉर्डर पर गोहाना से किसानों का जाना जारी है। आज गोहाना के कथुरा से किसान 5 ट्रॉली गेहूं व अन्य सामान लेकर रवाना हुए। किसान सरकार से तीनों कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसानों का धरना जारी रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने बताया कि अकेले गांव कथुरा से किसान धरने के लिए करीब 1000 मन गेहूं इकट्ठा किया गया गोहना के प्रत्येक गांव से किसान धरने के राशन के लिए गेहूं इकट्ठा किया जा रहा है। आज गांव कथुरा से 5 ट्रैक्टर गेहूं सिंघू बॉर्डर पर किसान धरने के लिए किसान लेकर जा रहे हैं।
500 मन 200 क्विंटल गेहूं है, जबकि 500 मन 200 क्विंटल बेचकर अन्य रसोई का सामान खरीदकर किसान धरने पर भेजा जा रहा है। किसानों को धरने पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। किसान मजबूरी में धरने पर बैठे। किसानों की मांग तीनों कृषि कानूनों को वापस करे और एमएसपी पर कानून बनाए। कोरोना के नाम पर सरकार भय का माहौल पैदा कर रही है। बंगाल में चुनाव थे तब कोरोना नहीं था क्या? जहां पर जाते हैं वहां पर कोरोना दिखा दे रहे हैं। कोरोना से किसान धरने पर किसी भी किसान की मौत नहीं हुई है। वहीं अन्य किसानों ने भी कहा कि सरकार कहती थी कि किसान के गेहूं की पेमेंट 24 घंटे में आ जाएगी, मगर 1 महीना हो गया है, किसानों के खाते में कोई पैसा नहीं आया है। किसान मजबूरी में धरने पर बैठे हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपदा में कमाई कर रही केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार का आरोप। 3.75 करोड़ वैक्सीन पर 56 करोड़ रुपए जीएसटी वसूला। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 18+ युवाओं के वैक्सीनेशन में भी केंद्र सरकार कमाई का अवसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में 18 साल से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट से खरीदी जा रही वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% वसूल रहा है। पहली खेप में 3.75 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया है। हर डोज पर केंद्र सरकार 15 रुपए का टैक्स वसूल रही है। पहली खेप की डोज पर ही 56 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चुकानी पड़ रही है। अभी दूसरी डोज के लिए भी इतनी ही वैक्सीन की खरीद और करनी होगी। सीरम इंस्टीट्यूट राज्य को एक डोज 315 रुपए में दे रहा है। इसकी मूल कीमत 300 रुपए है और 15 रुपए जीएसटी है। 18 साल से ऊपर की पूरी आबादी को दोनों डोज लगाने के लिए 7.50 करोड़ वैक्सीन की जरूरत होगी। दोनों खेप को मिलाकर केंद्र सरकार 112 करोड़ की जीएसटी वसूल लेगा। केंद्र सरकार जीएसटी माफ कर दे तो 18 लाख से ज्यादा की आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने जितना पैसा बच जाएगा। विदेश से आने वाली वैक्सीन जीएसटी मुक्त। केंद्र सरकार ने हाल ही विदेश से आने वाली कोरोना वैक्सीन को जीएसटी से मुक्त किया था। देश में बनने वाली वैक्सीन पर अभी भी 5% जीएसटी लग रहा है। कई राज्य केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर देश में बन रहे कोरोना वैक्सीन को टैक्स मुक्त कराने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहा केंद्र सरकार के सामने मुद्दा उठाएंगे। स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने भास्कर से कहा कि हमने केंद्र से फ्री वैक्सीनेशन की मांग रखी थी लेकिन नहीं मानी। राज्य सरकार प्रदेश के 18 से 44 साल की आबादी के वैक्सीनेशन का पूरा खर्च उठा रही है। मोदी जी कम से कम इस पर टैक्स तो ना लें। इसे आपदा में भी कमाई का अवसर नहीं देखना चाहिए। केंद्र के सामने हम इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आजादी के बाद देश में वैक्सीनेशन फ्री हुआ है, लेकिन युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए राज्य सरकारों को पैसा देना पड़ रहा है। राज्यों के लिए पहले तो दरें ज्यादा की, उस वैक्सीन पर केंद्र सरकार 5% जीएसटी वसूल कर कोरोना के समय में जले पर नमक छिड़क रही है। ये वही लोग हैं जो उस नष्ट का विरोध करते हैं। आज विदेश से आने वाली वैक्सीन पर कोई टैक्स नहीं ले रहे और देश में बनने वाली वैक्सीन पर त्रिसज्ज वसूली जा रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में अभी से जुटा महाराष्ट्र। बनाए जा रहे हैं चाइल्ड कोविड केयर सेंटर। जी हाँ दोस्तों, देश इस समय कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। कई विशेषज्ञों ने इस लहर के जारी रहते हुए भी ये भी कह दिया है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी। ऐसी आशंका है कि कोविड की तीसरी लहर बच्चे को ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसको देखते हुए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी की सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र सरकार राज्य में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर स्थापित कर रही है, जिससे अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है और बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं तो उसका इन सेंटरों की मदद से सामना किया जा सके। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि हम बच्चों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के प्रकोप से बचाने के लिए महाराष्ट्र में बाल कोविड केंद्र और एक बाल चिकित्सा टास्क फोर्स की स्थापना कर रहे हैं। टोपे ने कहा, ऐसी आशंका कई एक्सपर्ट ने जताई है कि तीसरी लहर छोटे बच्चों और किशोरों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के लिए अलग वेंटिलेटर बेड और दूसरे चिकित्सा उपकरणों की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम खुद को अभी से इसके लिए तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए चाइल्ड कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं। राजेश टोपे ने कहा कि अगर किसी बच्चे को कोरोना हो जाता है तो वे अकेले नहीं रह सकता है, माँ को बच्चे के साथ वहां रहना पड़ेगा। ऐसे में अलग तरह के बेड की जरूरत होगी, वहीं वेंटिलेटर भी अलग होंगे। राजेश टोपे ने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई है और अभी ये इसकी तैयारी करने का फैसला लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमें कड़े फैसले पर ना करें मजबूर, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई कर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। जी हां दोस्तों, दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर ना करें। दिल्ली को प्रतिदिन 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली सरकार की ओर से अदालत में कहा गया था कि उसके आदेश के बाद भी हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि उसे हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई
सुनिश्चित करनी होगी। कोर्ट ने कहा कि उसे यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। अदालत में केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से बेंच ने कहा, हमें किसी सख्त फैसले के लिए मजबूर ना करें, अपने अधिकारियों को आदेश दें कि वे हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित करनी चाहिए। अदालत ने कहा कि यदि कुछ भी छिपाने के लिए नहीं है तो फिर सरकार आगे आकर देश को यह बताना चाहिए कि किस तरह से केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन का आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से हर दिन राजधानी के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि दिल्ली को प्रतिदिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलती है तो वह सुनिश्चित करेंगे कि राजधानी में किसी मरीज के ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत ना हो। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा, यदि हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई मिलती है तो फिर हम दिल्ली में 9000 से 9500 बेड की व्यवस्था कर पाएंगे। हम ऑक्सीजन बेड तैयार कर सकेंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ कि 700 मीट्रिक टन सप्लाई होने पर दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हो सकेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।